2020 में जब देश भर में कोरोना ने पैर पसारने स्टार्ट कर दिए थे, तभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तहलका मचा दिया था। मामला डबल मर्डर का था और ये मर्डर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से महज चंद कदम की दूरी पर स्थित रेलवे के एक बड़े अधिकारी के बंगले में हुआ था। मामला इतना वीवीआईपी था कि महज 3 से 4 घंटे के अंदर ही पुलिस ने केस को सोल्व भी कर दिया था। इसके बावजूद केस मिस्टीरियस ही रह गया था और आगे ये केस बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने की हद तक पहुंच गया था। तो आखिर क्या है इस केस की पूरी सच्चाई, हत्या किसकी हुई थी, हत्या किसने की थी और आगे इस केस में क्या क्या हुआ था, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। आगे इस केस में बाप बेटी के बारे में जो बातें सामने आई थी उसे सुनकर यकीनन आप शॉक रह जाएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक अनोखा जुर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पोस्ट इलाके गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन के विवेकानंद मार्ग स्थित बंगला नंबर 9 की है। अगस्त 2020 में ये बंगला रेलवे के बड़े अधिकारी आर.डी. वाजपेयी के परिवार का आशियाना हुआ करता था। 1998 बैच के रेलवे अधिकारी आर.डी. वाजपेयी का कुछ समय पहले ही लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर होता है। दिल्ली में फिलहाल आर.डी. वाजपेयी रेलवे बोर्ड के स्पोक पर्सन के तौर पर कार्यरत थे। तब देश के रेल मंत्री थे पीयूष गोयल। ड्यूटी के चक्कर में आर.डी. वाजपेयी 29 अगस्त 2020 को दिल्ली में थे, जबकि उनकी पत्नी मालिनी दत्त वाजपेयी, बेटा सर्वदत्त वाजपेयी और एक 15 साल की बेटी लखनऊ के इसी बंगले में रह रहे थे। बेटी फिलहाल लोरेटो हाई स्कूल में 9th क्लास में थी और वह प्रोफेशनल शूटिंग की प्लेयर भी थी। इसने बहुत कम उम्र में ही कई बड़े शूटिंग टूर्नामेंट भी जीते थे। बेटा गोमती नगर संस्कृति यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था। क्योंकि घटना के समय लड़की नाबालिग थी, इसलिए हम कहीं भी उसका नाम नहीं ले रहे। खैर, 29 अगस्त को आर.डी. वाजपेयी का जन्मदिन था, मगर काम की वजह से वाजपेयी लखनऊ में परिवार के साथ नहीं थे। इसलिए वाजपेयी की पत्नी और बेटा फैसला करते हैं कि उनका बर्थडे घर पर ही बनाएंगे और वाजपेयी शाम में उस प्रोग्राम में वीडियो कॉल के माध्यम से शामिल हो गए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। मालिनी और सर्वदत्त कमरे में आराम कर रहे थे दोपहर में, जबकि उनकी बेटी भी अपने कमरे में चली जाती है। अभी दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। आर.डी. वाजपेयी के सास ससुर यानी कि मालिनी के माता पिता मालिनी के सरकारी बंगले से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नगर इलाके में रहते थे। लगभग 3 बजे शाम में आर.डी. वाजपेयी की बेटी घबराई आवाज में अपनी नानी को फोन करती है और उनसे बोलती है कि मैं भाई और माँ को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो उठ नहीं रहे। उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जितनी जल्दी हो आप एम्बुलेंस लेकर यहाँ पर आ जाइए। इतना कहने के बाद वो लड़की फोन पर ही जोर जोर से रोने लगती है। लड़की के रोने की आवाज़ सुनकर मालिनी की माँ घबरा जाती है। वो तुरंत इस बात की जानकारी अपने पति को देती है और फिर दोनों बस कुछ मिनट के अंदर ही भागते हुए आर.डी. वाजपेयी के बंगले पर पहुंच जाते हैं। नाना नानी और परिवार के दूसरे सदस्यों को देखकर लड़की और जोर से चिल्लाने लगती है और उनको एक कमरे की तरफ जाने का इशारा करते हैं। जब सभी कमरे में जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पर उन्हें नजर आता है कि कमरे में मालिनी और उनका बेटा सर्वदत्त खून से लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ था। वहां पर मौजूद लोग उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, मगर दोनों की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां पर मौजूद लोग जल्द ही इमरजेंसी नंबर 112 पर फोन कर देते हैं। बस चंद मिनटों में एम्बुलेंस भी बंगले के बाहर पहुंच जाती है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच जाते हैं। कमरे में ही मेडिकल टीम द्वारा दोनों का परीक्षण किया जाता है और उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। दोनों के सर में गोली लगी थी। इतने वीआईपी इलाके में एक बड़े सरकारी अधिकारी की पत्नी और बेटे की दिन दहाड़े हत्या की खबर से पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता। इस बात की जानकारी दिल्ली में काम कर रहे आर.डी. वाजपेयी को भी दी जाती, जो कि वाजपेयी तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल के करीबी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे। इसलिए मामले की जानकारी
पीयूष गोयल को भी होश आती। तुरंत पीयूष गोयल यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ से फोन कर मामले की जानकारी लेते हैं और उनसे मामले में तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। क्योंकि अब इस मामले में दिल्ली और लखनऊ भी इन्वॉल्व हो चुका था, इसलिए राज्य के आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले डीजीपी HC अवस्थी मौके पर पहुंचते हैं और अपनी जांच स्टार्ट करते हैं। घटना के समय इस घर में इन तीनों माँ, बेटे और बेटी के अलावा एक नौकर भी था। पहले शक नौकर पर जाता है कि कहीं नौकर ने तो कुछ गलत नहीं किया है, मगर शुरुआती कुछ ही देर की जांच के बाद नौकर शक के दायरे से बाहर हो जाता। अब पुलिस दूसरे एंगल से जांच करना स्टार्ट कर देती है कि कहीं बाहर से आकर तो किसी ने इन दोनों की हत्या नहीं की, मगर जल्द ही पुलिस इस संभावना को भी खारिज कर देती है, क्योंकि जांच में कहीं से भी घर के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति के आने की संकेत नहीं मिलते। अब इस मामले में पुलिस की कोई मदद कर सकता था तो वो थी घर में मौजूद लड़की। जब पुलिस वाले इस लड़की से पूछताछ शुरू करते हैं तो वो कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और कहती है कि जब पापा आएंगे तभी मैं उन्हें सब कुछ बताऊं। जिस दिन ये घटना घटित हुई थी उस समय तक देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ चुका था और हवाई जहाज का परिचालन भी बंद हो चुका था। इसलिए मामले की जानकारी मिलने के बाद RD वाजपेयी कार से ही दिल्ली से लखनऊ आ रहे। बेटी की जिद थी कि पिता के आने के बाद ही वो सब कुछ बताए, मगर फिर भी पुलिस वाले संयम और समझदारी से इस जांच को आगे बढ़ाते हैं और लड़की से इस घटना के बारे में कुछ जानकारी निकालना स्टार्ट कर देते हैं। पूछताछ के दौरान लड़की अजीबोगरीब हरकतें करती है और वो घर में भूत प्रेत होने जैसी बातें करती है। इन सब बातों के दौरान पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि लड़की लगातार अपने दोनों हाथ को छुपा रही है और वह लगातार दुपट्टे को भी संभाल रही थी कि हाथ पर किसी की नजर ना पड़े। लड़की की इस हरकत को देखकर पुलिस वाले उसे हाथ से दुपट्टा हटाने को बोलते हैं, मगर लड़की जो है ऐसा नहीं करती है। फिर पुलिस के कुछ अधिकारी प्यार से समझाते हुए लड़की के हाथ से दुपट्टा हटाते हैं तो वह सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि लड़की के दोनों हाथों पर कम से कम 2 कट के निशान थे और कुछ जख्म तो बिल्कुल ताजा थे। हथेली पर का घाव तो इतना ताजा था कि जैसे मानो हथेली को अभी थोड़ी देर पहले ही काटा गया। हथेली पर बैंडेज बंधा हुआ था। इसके बारे में जब पुलिस वाले से पूछते हैं तो वो कुछ भी क्लियर नहीं बताती और अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। इस बीच जब पुलिस वाले लड़की के कमरे की तलाशी लेते हैं तो कमरे में कुछ अजीब सी भूत प्रेत वाली किताबें भी मिलती हैं। बाथरूम के मिरर पर डिस्क्वालीफाई वुमन लिखा हुआ मिलता है और इसके बीचों बीच भी एक गोली दागी हुई मिलती है। घर में लड़की का लाइसेंसी पिस्टल भी मिलता है। लड़की प्रोफेशनल शूटिंग प्लेयर थी, इसलिए उसे बंदूक का लाइसेंस मिल चुका था। उसी लाइसेंसी बंदूक से 3 गोली फायर की गई थी। घटना वाले समय भी घर में 3 ही गोली चलने के सबूत मिलते हैं। एक गोली सर्वदत्त के सर में मारा गया था, दूसरी गोली मालिनी के सर में मारी गई थी, जबकि एक गोली बाथरूम के शीशे पर डिस्क्वालीफाई वुमन लिखकर उसके बीचों बीच चला गया था। पुलिस को शुरुआती जांच में ही संकेत मिलने लगते हैं कि ये दोनों हत्याएं किसी और ने नहीं बल्कि इस लड़की ने ही की है। फिर भी पुलिस वाले RD वाजपेयी के लखनऊ पहुंचने का इंतजार करते हैं। जब RD वाजपेयी लखनऊ पहुंचते हैं तो उनकी बेटी उनसे लिपट कर रोने लगती है और फिर उनसे कहना स्टार्ट करती है कि ये जो भी कुछ भी हुआ है वह भूत ने किया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लड़की लगातार इधर उधर की बातें कर पुलिस को मिसलीड करती रहती है, मगर जब पुलिस वाले थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं तो तुरंत लड़की अपनी माँ और भाई की हत्या की बात कबूल लेती है। साथ ही वह कहती है कि घर में एक भूत है जिसने उसे इन दोनों को मारने के लिए कहा है। पूछताछ में लड़की ये भी बोलती है कि मैं उस भूत के बारे में पिछले काफी समय से अपनी माँ और भाई को बताया करती थी, मगर उन लोगों को भूत के होने का यकीन ही नहीं होता था। पूछताछ में खुलासा होता है कि जब मालिनी वाजपेयी अपने बेटे के साथ आराम करने चली जाती थी तब लगभग 3 बजे के आसपास उनकी बेटी अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेकर अपनी मां के कमरे में दाखिल होती है और बिना किसी को कुछ कहे सीधा फायर अपनी मां के सर पर कर देती। क्योंकि लड़की जो है वो ऑलरेडी प्रोफेशनल शूटर प्लेयर थी, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकता है और गोली सीधे उसके मां के सर के बीचों बीच जाकर लगती है
जिससे उन्हें उफ तक करने का मौका नहीं मिलता है और वो वहीं पर मर जाती है। लड़की का भाई पास में ही आराम कर रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही लड़की उसके सर में भी गोली मार देती है और वह भी वहीं पर ढेर हो जाता। दोनों को गोली मारने के बाद वो पास में ही रखी एक बेडशीट इन दोनों के शरीर पर डाल देती है। फिर वो अपनी नानी को फोन करके कहानी बनाना स्टार्ट कर देती है। घटना के लगभग 4 घंटों के बाद ही पुलिस वाले खुलासा कर देते हैं कि रेलवे अधिकारी आर.डी. वाजपेयी की पत्नी और बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं की नाबालिग बेटी ने की है। हालांकि पुलिस वाले साथ में ये भी बताते हैं कि लड़की की स्थिति से पता चलता है कि वो गहरे डिप्रेशन में है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने डिप्रेशन की हालत में ही अपनी माँ और भाई की हत्या कर दी। पुलिस ये भी बताती है कि लड़की की दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि पिछले कई दिनों से वह खुद को ही चोटिल कर रही है। पुलिस लड़की के पास से एक ब्लेड और रेजर भी बरामद करती है जिससे वह अपना हाथ काटा करती है। इस मामले में ट्विस्ट तब आता है जब आर.डी. वाजपेयी ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाते हैं। वो अपने बयान में अपनी बेटी को अपने पत्नी और बेटे का कातिल मानने से मना कर देते हैं और वो दावा करते हैं कि उनकी बेटी ने ये हत्याएं नहीं की बल्कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति ने घुसकर ये सब किया है। इसलिए वो हत्या का आरोप अज्ञात पर लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। इस बीच घर में मौजूद दोनों लाश को अपने कब्जे में लेकर पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर पोस्टमार्टम के बाद दोनों का अंतिम संस्कार भी करवा दिया जाता है। लड़की की हालत तब तक इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो अपनी माँ भाई के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होती और वो अपनी नानी के साथ उनके घर पे रहती है। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस वाले अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं। लड़की के बयान तथा सबूतों के आधार पर लड़की को अपनी हिरासत में ले लेते। आगे लड़की को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। पुलिस कस्टडी में सबसे पहले लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जहां पर उसे डिप्रेस्ड करार दिया जाता है। फिर लड़की को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाता है। यहाँ आर.डी. वाजपेयी अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी बेटी की हालत ठीक नहीं है इसलिए उसे जेल में रखने की बजाय उनके घर में ही कस्टडी में रखा जाए। कोर्ट आर.डी. वाजपेयी की इस रिक्वेस्ट को मान लेता है और फिर लड़की को उसके घर में ही कस्टडी में रखा जाता है। साथ ही सिविल ड्रेस में पुलिस वाले उसके घर में तैनात कर दिए जाते हैं। आगे इस मामले में पुलिस बहुत कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि लड़की दिमागी तौर पर बीमार पाई जाती है। उसका इलाज साइकेट्रिक द्वारा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में शुरू होता है। आगे इस केस में लड़की के खिलाफ बहुत कुछ नहीं होता है। जल्द ही उसे अदालत द्वारा बेल भी मिल जाती है और फिर कुछ महीने बाद लड़की अपने पिता के साथ दिल्ली में ही रहने चली जाती है। धीरे धीरे लोग इस केस को भी भुला देते हैं। इसी बीच लगभग 1 साल का समय भी बीत जाता है। तभी एक बार फिर से आर.डी. वाजपेयी और उनकी बेटी जबरदस्त तरीके से चर्चा में आते हैं और इस बार इन दोनों की चर्चा में आने की वजह बहुत ही शर्मनाक और भयानक थी। जिस नाबालिग लड़की पर पागलपन की हालत में अपनी मां और भाई की हत्या का आरोप लगा था वही लड़की 23 नवंबर 2021 को अपने पिता आर.डी. वाजपेयी तथा अपनी बुआ पिंकी तिवारी के खिलाफ अलीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए शिकायत करती है कि उसके पिता द्वारा 2013 से ही उसका शोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इतना लड़की दावा करती है कि माँ और भाई की मृत्यु के बाद जब वो दिल्ली में पिता के साथ रहने गई तो उसकी बुआ ने वहां उसे जबरदस्ती उसके पिता के कमरे में भेजना स्टार्ट कर दिया। लड़की अपने पिता और बुआ पर इतने गंभीर आरोप लगाती है कि पिता और बुआ पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज तो किया ही जाता है, इसके अलावा उन पर छेड़खानी और धाराओं के तहत पर भी मामला दर्ज किया जाता है। चूंकि बेटी ने अपने पिता और बुआ के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था इसलिए मामला दर्ज होने के बाद ये दोनों आरोपी स्थानीय अदालत में जाकर अरेस्ट स्टे ले लेते हैं, यानी पुलिस उन्हें चाह कर भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अदालत में साबित हो गया कि लड़की ने डिप्रेशन में आकर ही अपनी मां भाई की हत्या की थी, इसलिए उसके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई और मामला आज भी अदालतों की फाइलों में पड़ा हुआ है। वहीं लड़की ने जो आरोप अपने पिता और बुआ पर लगाया था उस मामले में दोनों को आरोपी बनाते हुए पुलिस 2022 में चार्जशीट फाइल कर देती है। फिलहाल
ये मामला भी अदालत में चल रहा है। दोस्तों, ये पूरी कहानी जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत पसंद आई, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।